अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 6 केमिकल बॉन्डिंग के नहायत ही अहम टॉपिक्स पर बात करेंगे। सबसे पहला जो टॉपिक है दैट इज़ आयनाइजेशन एनर्जी। देन आएगा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और उसके बाद हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कॉन्सेप्ट्स के बारे में। इन द प्रीवियस क्लास आपने 9th-10th के अंदर इसके बारे में ट्रेंड्स भी पढ़े हुए हैं और ये कॉन्सेप्ट से आप आशना भी हैं। आज हम मज़ीद कुछ बातें यहाँ पर क्लियर करेंगे। आयनाइजेशन एनर्जी की अगर बात की जाए तो ये बेसिकली किसी भी एलिमेंट को अगर हम देखें तो हर एलिमेंट की अपनी नेचर होती है, उसमें एक उसका पूरा मॉडल है जिसमें न्यूक्लियस के गिर्द मुख्तलिफ ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं और न्यूक्लियस उन्हें एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के तहत जो है अट्रैक्ट कर रहा होता है। जैसे कि आप राइट पर एक डायग्राम देख सकते हैं कि ए एक एटम है, आप सपोज कर लें, और इसके गिर्द एक ऑर्बिट है और उसमें इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। अब हर इलेक्ट्रॉन इस ए एटम के न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में मौजूद है। अब अगर किसी इलेक्ट्रॉन को आपने इस ऑर्बिट से बाहर निकालना है और उसे आयन में कन्वर्ट करना है, तो आपको ये सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी। तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी आप इस इलेक्ट्रॉन को देंगे ताकि वो इस न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़कर बाहर आ सके, तो नतीजतन क्या होगा कि आपके पास ये आयन बनेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन जा चुका है, क्यों गया? क्योंकि हमने एनर्जी दी और एनर्जी पर ये आपके पास इसकी फोर्स ब्रेक हो गई और ये आपके पास सिस्टम से बाहर आ चुका है। तो अब हमारे पास जो एटम है वो एटॉमिक स्टेट में नहीं रहा, वो एक आयनिक स्टेट में चला गया, जो कि गैसियस स्टेट में है। हम जब भी ये कंडीशन लेते हैं तो हम गैसियस स्टेट की बात करते हैं। तो अब वो एटम आयन में कन्वर्ट हो चुका है। तो जो एनर्जी हमने इस पूरे प्रोसेस में इसे आयन बनाने के लिए दी, दैट इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। तो यहाँ से आप डेफिनेशन देख सकते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। ये वो मिनिमम एनर्जी है जो आप किसी भी गैसियस एटम को दें तो उसका इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाए और वो आयन बन जाए, उसे हम आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। बेसिकली यहाँ जो प्रोसेस हुआ है वो आयनाइजेशन का हुआ है। अब लेट सपोज अगर हम कोई एग्जांपल ले लें, ज़्यादातर इजीली कौन से एटम्स जो है इलेक्ट्रॉन दे पाएंगे, जो मेटल्स के होते हैं। यानी आप पूरा पीरियोडिक टेबल अगर आप देखें तो एक्सट्रीम आपके लेफ्ट साइड पर क्या मौजूद है? मेटल्स होती हैं। तो ये मेटल्स की बड़ी अच्छी एबिलिटी होती है, हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा था कि कैटाइंस या पॉजिटिव आयंस मेटल्स बनाती हैं। तो हर एटम या आयन जो है जब गैसियस फेज में होता है तो वो नॉर्मली तमाम एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस से वो आज़ाद होता है, आइसोलेटेड होता है। तो आप आयनाइजेशन एनर्जी के पैटर्न से मेजर कर सकते हैं कि एटम किस हद तक स्टेबल है। यानी ये फैक्टर या आयनाइजेशन एनर्जी का टर्म हमें किसी भी एटम की स्टेबिलिटी के बारे में बताता है। तो आप इस वक़्त देख सकते हैं कि एक एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैंने लिखी हुई है जिसमें सोडियम का केस है और ये आइसोलेटेड गैसियस एटम है। ये सोडियम के सेंटर में न्यूक्लियस है और उसके इर्द-गिर्द ये जो ऑर्बिट्स हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन है। पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, फिर 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं और लास्ट वाले ऑर्बिट में, लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो टोटल इसके अंदर 11 इलेक्ट्रॉन हैं। तो जब सोडियम को एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलेगी, तो उसके वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन लूज होगा और इस इलेक्ट्रॉन के बाहर आने के लिए हमें इसे एनर्जी देनी पड़ेगी। और ये हर एलिमेंट टू एलिमेंट वेरी करती है कि हर एलिमेंट के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद और उसका बिहेवियर कैसा है, तो आप उस हिसाब से एनर्जी देते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया तो नाउ ये जो आइसोलेटेड गैसियस एटम था, अब ये आयन में कन्वर्ट हो चुका है क्योंकि इसका एक इलेक्ट्रॉन जा चुका है। तो अब हम इस पर Na+ लिखेंगे जो ये शो करेगा कि ये कैटाइन है और ये पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो चुका है। आयनाइजेशन एनर्जी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम IE का भी सहारा लेते हैं। आपने जब भी कोई एग्जांपल लिखनी है तो आपने वैल्यूज़ का ज़रूर इस्तेमाल करना है। जैसे भी हम देख सकते हैं मैग्नीशियम, अगर सोडियम की भी एक मेटल है, इसी तरह मैग्नीशियम की मेटल को ले लेते हैं। तो मैग्नीशियम के आखिरी शेल में जैसे सोडियम में 1 इलेक्ट्रॉन था, मैग्नीशियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये बात आपने ज़हन में रखनी है कि कोई भी एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स को एक साथ ना तो खारिज करता है, ना ही अपने अंदर ऐड करता है। यानी 1 बाय 1 इलेक्ट्रॉन आता है और 1 बाय 1 ही इलेक्ट्रॉन जाता है। तो मैग्नीशियम पहली दफ़ा जब हम उसे एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी देंगे, जिससे इसका एक इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा है और मैग्नीशियम अब Mg+ में कन्वर्ट हो गया, यानी पॉजिटिव आयन बन गया, यानी आयनाइजेशन हो गई। तो हमें ये आयनाइजेशन करवाने के लिए मैग्नीशियम को एनर्जी देनी पड़ी। बिल्कुल इसी तरह जैसे आपने ऊपर एक बेसिक फिनोमेना समझा है। तो 738 किलो जूल पर मोल एनर्जी देनी पड़ रही है, तो जाकर मैग्नीशियम अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर रहा है। क्यों रिलीज़ कर रहा है? क्योंकि ये फोर्स ऑफ इन्फ्लुएंस जो थी, अट्रैक्शन थी न्यूक्लियस की तरफ से, वो ब्रेक हो चुकी है हमारी एनर्जी देने की वजह से। सो ये है बेसिकली आयनाइजेशन एनर्जी का जनरल कॉन्सेप्ट।
अगर आपसे पूछा जाए कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, एग्जाम्पल बताएं, तो आपने ज़हन में रखना है, डिफाइन करते हुए आप एग्जाम्पल भी लिखेंगे और साथ वैल्यू भी लिखेंगे। ये वैल्यू भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सो ये हमारे पास एक मेजर कॉन्सेप्ट है। इससे हायर भी आती हैं, वो केस हम फर्दर देखेंगे। अब हम आगे बात करते हैं कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जिसके तहत हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी इफेक्ट होती है। तो उसमें कोई 4 फैक्टर्स हमारे पास आ जाते हैं, जैसे किसी भी एटम का रेडियस, एटॉमिक रेडियस, जो हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा। इसके अलावा न्यूक्लियर चार्ज, जिसे हम प्रोटॉन नंबर भी कहते हैं, और सादा लफ्ज़ों में कहें तो ये न्यूक्लियस की गिरफ्त को कहा जाता है। तीसरा फैक्टर है जी शील्डिंग इफेक्ट ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स। हमने प्रीवियसली पढ़ा था कि शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है कि जब आप सेंटर में जो न्यूक्लियस है उसकी और वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान जितने ज़्यादा इनर शेल्स होंगे तो न्यूक्लियस की गिरफ्त आखिरी शेल पर कम होती जाएगी। तो इस चीज़ को शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं, जो हमने पिछले लेक्चर में डिटेल में डिस्कस किया है। तो ये जो एनर्जी का पैटर्न है इस शील्डिंग इफेक्ट पर भी डिपेंड करता है। चौथा है जी नेचर ऑफ ऑर्बिटल। अब हमारे पास ऑर्बिटल्स हमने पिछले चैप्टर 5 में देखे थे कि हमारे पास 4 तरह के ऑर्बिटल्स होते हैं, एस, पी, डी एंड एफ। तो ये ऑर्बिटल्स का भी जो ट्रेंड है फॉलो होगा यहाँ पर। और इन तीनों में से आप अगर देखें तो एस का इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस सबसे ज़्यादा होता है, वो ग्रिफ्ट उसकी सबसे ज़्यादा मजबूत होती है, उसमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स क्लोजर रहते हैं न्यूक्लियस के, तो वहाँ पर आपके पास आयनाइजेशन एनर्जी आपको ज़्यादा देनी पड़ेगी। एस के बाद अगर हम पी में चले जाएँ तो आपके पास जो है डिस्टेंस जो है न्यूक्लियस से वैलेंस का वो बढ़ जाता है। इसी तरह डी में भी और एफ में भी बढ़ जाता है। तो सबसे ज़्यादा हमें एनर्जी कहाँ दरकार होगी? जो छोटे ऑर्बिटल्स होंगे। तो ये आपके पास नेचर ऑफ ऑर्बिटल में हम देखेंगे। बाकी जो ट्रेंड्स हैं जो आपके पास इस वक़्त एक पूरा पैटर्न चल रहा है, वो हमें पीरियोडिक टेबल में आयनाइजेशन एनर्जी की वेरिएशन बता रहा है कि आप जब भी आप कोई ट्रेंड पढ़ते हैं तो हम पीरियोडिक टेबल को 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, या तो हम ग्रुप्स में स्टडी करते हैं या हम पीरियड में देखते हैं। तो ये जो फर्स्ट आपको इस वक़्त पैराग्राफ मिल रहा है, ये बेसिकली पीरियोडिक ट्रेंड है, और जो नीचे वाला पैराग्राफ है वो आपके पास ग्रुप का ट्रेंड है। तो आपने ये वाले जो दोनों ट्रेंड्स हैं इनको फॉलो करना है और इसी तरह बॉक्स बना लें। अब इसके लिए, इसको समझने के लिए आप कुछ पॉइंट्स नोट कर लेंगे अपने पास, जो मैंने आपकी आसानी के लिए यहाँ पर शेयर कर दिए हैं। जैसे कि अगर हम पहला देख लेते हैं ग्रुप में। हम जब ग्रुप में जाते हैं तो डाउन द ग्रुप स्टडी किया जाता है, यानी टॉप से लेकर बॉटम की तरफ जो किसी भी पीरियोडिक टेबल की स्टडी की जाती है वो बेसिकली ग्रुप की स्टडी होती है। तो किसी भी ग्रुप में आप चले जाएँ, फर्स्ट के एक ग्रुप में, सेकंड ग्रुप में, थर्ड ग्रुप में, फोर्थ ग्रुप में, तो क्या चीज़ें हम देखते हैं जब हम ऊपर से नीचे एलिमेंट्स की तरफ आते हैं, तो हमें सबसे पहली चीज़ जो देखने को मिलती है वो है जी एटॉमिक नंबर का बढ़ना। एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होता है किसी भी ग्रुप में जब आप ऊपर से नीचे जाते हैं। यानी फर्स्ट एलिमेंट का अगर एटॉमिक नंबर कम है तो नेक्स्ट का उससे ज़्यादा होगा और नीचे वाले का उससे भी ज़्यादा होगा, इस तरह उससे लास्ट वाले का उससे भी ज़्यादा होगा। यानी एक तो ये बढ़ रहा है। सेकंड, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं, क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ने का मतलब है कि आप इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बढ़ा रहे हैं। जब आप इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बढ़ते हुए देखेंगे तो शेल भी ज़्यादा दरकार होंगे, तो शेल्स की भी तादाद बढ़ जाएगी। अगर शेल्स बढ़ रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ रहा है। शील्डिंग इफेक्ट यहाँ पर क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि जब शेल्स बढ़ जाएंगे तो न्यूक्लियस और आउटर लास्ट शेल के दरमियान शेल्स की तादाद बढ़ने की वजह से शील्डिंग इफेक्ट हमारे पास इंक्रीज हो जाएगा, यानी न्यूक्लियस शील्ड हो जाएगा वैलेंस से। तो वो आपके पास अपनी पूरी ताकत आखिरी इलेक्ट्रॉन्स पर नहीं लगा पाएगा। तो हम कहते हैं कि शील्डिंग इफेक्ट यहाँ बढ़ रहा है। दूसरा जो अहम फैक्टर है यहाँ पर कि जब शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा, इनर शेल्स के इलेक्ट्रॉन्स ताकतवर होंगे और न्यूक्लियस की गिरफ्त ज़्यादा वो ले लेंगे, तो इलेक्ट्रॉन और वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स और इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स में एक फोर्स ऑफ रिपल्शन एक्ट करेगी, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का न्यूक्लियस से फासला बढ़ जाएगा। जब ये फासला बढ़ेगा तो डेफिनेटली न्यूक्लियस की जो गिरफ्त है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर, यानी आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन्स पर, कम हो जाएगी। जब ये डिस्टेंस बढ़ गया, न्यूक्लियस की गिरफ्त कम हो गई, तो इसका मतलब एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है। जब एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है तो हमारे लिए आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होगा। अगर इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है तो हमें कम एनर्जी देनी पड़ेगी ये काम करने के लिए। तो क्योंकि हम आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ रहे हैं तो हमें कम एनर्जी देनी है, इसीलिए जब ग्रुप में आयनाइजेशन एनर्जी की जो वैल्यूज होती हैं वो डिक्रीज करती हैं।
यानी ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन को आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ऊपर वाले एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन्स को, और जैसे-जैसे आप नीचे आते जाएँगे आपको एनर्जी कम देनी पड़ेगी। उसकी वजह ये सारे ट्रेंड्स हैं जिनको आप तरतीब से जो है अपने पास सेव करेंगे और याद भी करेंगे। यही मामला आप देख सकते हैं, यही वजह है कि अगर आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं, हाइड्रोजन के बाद आप सोडियम है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीज़ियम में आ रहे हैं, तो सोडियम की कंपैरिज़न में सीज़ियम पर आपके पास ये सारे मामलात ज़्यादा आसानी से हो सकेंगे। आप इज़िली इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, तो ये आपके पास ट्रेंड है। सेकेंडली आपके पास यहाँ पर आ जाएँ पीरियड में, तो ये फर्स्ट पैराग्राफ को इज़िली एक्सप्लेन किया गया है यहाँ पर कि अलोंग द पीरियड आप क्या देखते हो कि जब हम लेफ्ट टू राइट स्टडी करते हैं, यानी पीरियोडिक टेबल का जो पीरियड का जो ट्रेंड है वो कैसे देखा जाता है जब हम हर पीरियड को लेफ्ट टू राइट स्टडी करते हैं। फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, 5 पीरियड, 6 पीरियड और 7th पीरियड। तो जैसे ही आप लेफ्ट से राइट जाते हैं तो आपको एक तब्दीली नजर आती है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। यानी जब आप लेफ्ट से राइट जाते हैं तो न्यूक्लियस की पावर बढ़ रही है। न्यूक्लियस की पावर बढ़ने का मतलब है कि वो खींच के रखेगा इलेक्ट्रॉन्स को, अपने क्लोजर रखेगा। तो इसमें जो शेल्स को हम देखते हैं, क्योंकि एक मखसूस पीरियड में रहते हुए शेल तो उतने ही रहते हैं, जब हम पीरियड को तब्दील करेंगे तो शेल का नंबर बदलेगा, लेकिन एक पीरियड में रहते हुए शेल्स का नंबर आपके पास नॉर्मली सेम रहता है। इसको अपने यहाँ करेक्ट कर लेना है, ये इंक्रीज नहीं होगा, ये सेम रहेगा। ये इंक्रीज को आप कट कर देंगे, सेम रहता है नंबर ऑफ शेल्स। और फिर जो सबसे अहम चीज है शील्डिंग इफेक्ट है, वो भी सेम रहेगा। ये दोनों ट्रेंड सेम रहेंगे, इंक्रीज को आप कट करके यहाँ सेम का वर्ड यूज करेंगे। प्लस जैसे ही ये दोनों फैक्ट्स सेम हैं तो हम देख सकते हैं न्यूक्लियस की गिरफ्त बढ़ रही है। न्यूक्लियस की गिरफ्त बढ़ने से ये दो पॉइंट्स हमारे पास कनेक्टेड है, क्योंकि अगर आप न्यूक्लियस ज़्यादा फोर्सफुली खींचेगा तो अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का न्यूक्लियस से फासला कम हो जाएगा क्योंकि वो उसके करीब आ जाएगा। और जब पुल बढ़ेगा, न्यूक्लियस की ताकत बढ़ेगी तो वो ज़्यादा ज़ोर से खींचेगा, डिस्टेंस कम होगा तो हम कहते हैं जी एटॉमिक रेडियस कम हो रहा है, जो कि यहाँ ज़्यादा था। अब एटॉमिक रेडियस जैसे ही कम होगा, न्यूक्लियस के करीब करीब होंगे इलेक्ट्रॉन्स, तो अब इलेक्ट्रॉन को निकालना ऐसे सिस्टम में आसान नहीं है, तो आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। इसीलिए हम ये देखते हैं कि पीरियड में आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज़ बढ़ जाती हैं। और आपने ये देखा होगा कि पीरियोडिक टेबल में आप जब लेफ्ट से राइट मूव करते हैं तो आपका हर जो पीरियड है वो एंड होता है नोबल गैसेस पर, और उससे पहले हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैलोजेंस पर, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, बोरोमीन, आयोडीन। तो इनमें से इलेक्ट्रॉन निकालना निहायत ही मुश्किल है। तो उसकी वजह आप यहाँ पर ट्रेंड्स देख सकते हैं। तो ये आपने ट्रेंड बहुत अच्छी तरह से तैयार करनी है क्योंकि ये हर जगह पर एटॉमिक में भी, आयनिक में भी आपको ये हेल्प करेंगे। अब हम आते हैं इनके हायर आयनाइजेशन एनर्जीज की तरफ, जो ट्रेंड हम आगे देखेंगे। ये पीरियोडिक टेबल आपको नजर आ रहा है जिसमें आयनाइजेशन एनर्जी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट बढ़ रही है, और यहाँ पर जी ये वैल्यू ज़्यादा होंगी। और यहाँ पर आपके पास ऊपर से नीचे जब हम जाते हैं, जो कि ग्रुप की स्टडी कहलाती है, किसी भी ग्रुप में ये डिक्रीज हो रही होती है। हायर आयनाइजेशन एनर्जीज की तरफ जाएं तो इसके अलावा हमारे पास ना ये एक नॉर्मल बिहेवियर भी है कि थर्ड ए ग्रुप की आयनाइजेशन एनर्जी और 6 ए ग्रुप की आयनाइजेशन एनर्जीज जो हैं वो एबनॉर्मल ट्रेंड शो करती हैं। नॉर्मली क्या होता है कि हमने कहा कि लेफ्ट से राइट आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ रही है, लेकिन थर्ड ए ग्रुप के अंदर आपके पास इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं एस के अंदर, तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स का रिमूव होना जो है थोड़ा आसान हो जाता है, तो वहाँ एनर्जी कम हो जाती है। लेकिन जो सेकंड ग्रुप के आपके पास सारे के सारे जो हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एस में जाकर कंप्लीटली फिल हो जाते हैं, तो कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन जो है निकालना वो मुश्किल है, जबकि हाफ फिल्ड में से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत आसान है। अगर एस में 2 इलेक्ट्रॉन है तो मुश्किल होगा आपका इलेक्ट्रॉन निकालना, लेकिन अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन है तो आप वो आसानी से निकाल सकते हैं। ये फॉलो हो रहा है इन ट्रेंड्स के अंदर, जिसकी वजह से ये नॉर्मली इस तरफ जाते हुए हमें इनके अंदर थोड़ी वैल्यूज कम मिलती हैं। अब हम हायर आयनाइजेशन एनर्जीज की तरफ चलते हैं, तो हायर आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या है कि अभी तक तो हमने जो केस पढ़ा उसमें हमने सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को खारिज किया था, आप एक से ज्यादा भी खारिज कर सकते हैं। जैसे कि ये मैग्नीशियम की आप डायग्राम देख सकते हैं राइट साइड पर, तो इसके शेल में पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, फिर 8 इलेक्ट्रॉन है तो 10 हो गए, और लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है, और लास्ट शेल से ही इलेक्ट्रॉन आता है या जाता है, इनर शेल्स को हम नहीं डिस्टर्ब करते। तो वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स की कैपेबिलिटी है कि ये लूज कर सकता है अगर इसे रिक्वायर्ड एनर्जी मिले। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब हम पहला इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो हमें सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ रही है, जो कि है 738 किलो जॉल पर मोल, जो हमने अभी प्रीवियस देखा।
कि एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें इतनी एनर्जी देनी पड़ रही है, तो ये न्यूट्रल एटम से आयन में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन अगर आपने दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो वो न्यूट्रल से नहीं निकलेगा। ऑलरेडी जिससे इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, आप उसी में से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। जब आप दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, इस दफ़ा आपको पहले से भी ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि हमारे पास न्यूक्लियस की पावर यहाँ पर मज़ीद बढ़ जाएगी और इलेक्ट्रॉन जो उसकी रेशो है वो कम हो जाएगी, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जा चुका है। यहाँ पर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की रेशो बराबर थी, तो ये एटम न्यूट्रल था। यहाँ पर प्रोटॉन की रेशो बढ़ गई और इलेक्ट्रॉन की रेशो कम हो गई, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया गया है। यहाँ पर मजीद आपके पास जब हम इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि न्यूक्लियस की ग्रिफ्ट ज़्यादा है, तो आपको डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ती है इस काम के लिए। तो इस केस के अंदर 1451 किलो जॉल एनर्जी आपको देनी पड़ रही है, और मैग्नीशियम पर आप 2 पॉजिटिव चार्जेस आ जाएंगे, यानी इसका मतलब है कि इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन हम निकाल चुके हैं। अब हम ये भी कोशिश करें, अब 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर निकल जाते हैं तो ये शेल रिमूव हो गया। अब हमारा वैलेंस शेल बनेगा ये सेकंड वाला, जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो कि कंप्लीट है और ऑक्टेट को फॉलो भी कर रहा है। तो अगर आप इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश करते हैं, तो आपको 7730 किलो जॉल एनर्जी देनी पड़ेगी। यानी तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी हमें देनी पड़ेगी वो इतनी ज़्यादा है, जो कि हम इसको, ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। इतनी ज़्यादा इस वजह से है क्योंकि ये कंप्लीट शेल है और स्टेबल है, और स्टेबल और कंप्लीट शेल में से आपने इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो आपको एक्सेसिव अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ती है, जो कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। इसीलिए हम इसमें से इजीली 2 ही इलेक्ट्रॉन्स खारिज कर सकते हैं। जब एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम में से बाहर आता है, तो उसको हम कहते हैं फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, जो एनर्जी हम इसको देते हैं। जब 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर आने के लिए जो एनर्जी हम देते हैं, वो सेकंड आयनाइजेशन कहलाती है, और अगर थर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए कोई एनर्जी होगी, तो हम उसे थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। और ये सब के सब आपके पास हायर आयनाइजेशन एनर्जी में काउंट होते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी के कुछ यहाँ पर फैक्टर्स भी हैं, क्योंकि ज़्यादा एनर्जी हमें इस वजह से भी देनी पड़ रही है कि जब एक दफ़ा हमारे एटम पर हमला हो चुका है, तो अब न्यूक्लियस भी चौकन्ना हो चुका है कि अब उस पर दोबारा हमला होगा, तो वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं देगा। लेकिन हमने निकालना है, तो हम ज़्यादा डबल डबल अमाउंट्स एनर्जी देकर निकाल लेते हैं। सो ये आपके पास बिहेवियर है। इसीलिए हमारे पास जो टाइटली न्यूक्लियस ने होल्ड किए होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। यहाँ पर आपके पास रीज़न भी मौजूद है, इस जगह पर आप ये लिख भी सकते हैं कि सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी हायर क्यों है फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी से। ये सवाल आपने नोट कर लेना है कि सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी से हायर क्यों है। तो आप इसमें ये दोनों की इक्वेशन वैल्यूज के साथ और रीजन यहाँ से मेंशन करेंगे। अब आयनाइजेशन एनर्जी का हमें फायदा क्या होता है, एप्लीकेशंस क्या है। एक तो हमें यहाँ से समझ में आ रही है कि हमें पता चल रहा है आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू से कि हम किसी भी एलिमेंट से आखिर कितने इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। जब बहुत हायर वैल्यूज होंगी, तो हम इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल पाएंगे, तो हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का पता चल जाता है। प्लस ये हमें मेटालिक करैक्टर के बारे में भी बताता है। वो एलिमेंट्स जिनकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है, वो मेटल्स नॉर्मली नॉन मेटल्स होते हैं, और इनमें 2 ट्रेंड्स हैं, यानी आपके पास मेटल्स हैं और नॉन मेटल्स हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो इन दोनों के दरमियान जिनकी एनर्जीज फॉल करती हैं। तो जो आपके पास लो वाले होंगे, वो मेटल्स में होंगे, क्योंकि इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, और जिनकी हाई आयनाइजेशन एनर्जी जिस एलिमेंट को देनी पड़ेगी, वो नॉन मेटल की तरह बिहेव करता है, और जिनको दरमियानी देनी पड़ेगी, तो उनको हम मेटलाइट्स कहते हैं, यानी ऐसे एलिमेंट्स जिनकी मेटल वाली प्रॉपर्टीज भी होती हैं और नॉन मेटल्स वाली प्रॉपर्टीज भी होती हैं। तो इसके अलावा हम एक और चीज़ यहाँ से असेस कर सकते हैं कि जितना गैप एनर्जी के दरमियान हमें मिल रहा है, पहली, दूसरी या तीसरी या हायर के दरमियान, तो हम उससे एलिमेंट की वैलेंसी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा गैप है, सफिशिएंट गैप है, तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी में फ़र्क कर पाएंगे। इसी तरह हमारे पास हमें उससे वैलेंसी का आइडिया होता है। तो ये हमारे पास ट्रेंड था आयनाइजेशन एनर्जी का, जो पेपर में लॉन्ग में भी आता है, और शॉर्ट के एतबार से आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का सेकंड से कंपैरिजन किया जाए, तो सेकंड की हायर क्यों है, या आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, या इनके ट्रेंड्स बताएं पीरियोडिक टेबल के अंदर, ग्रुप में कैसे बदल रहा है या पीरियड में कैसे बदल रहा है, तो आपने डिटेल में बताना है। अब हम नेक्स्ट जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। अफिनिटी कहते हैं अट्रैक्शन को, किसी चीज के एंटर होने को, किसी चीज के ऐड होने को, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का अगर टर्म आप देखें, तो इसको ई ए से भी डिनोट किया जाता है, और ये किसी भी एटम की वो एनर्जी होती है जो रिलीज होती है, और कब रिलीज होती है, जब इलेक्ट्रॉन आप किसी एम्प्टी या पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल में
किसी भी एटम के वैलेंस एनर्जी लेवल आप इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं और इलेक्ट्रॉन के आने पर जो नेगेटिव आयन बनेगा जिसे हम एनायन भी बोलते हैं, वो जो सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करेगा उसे हम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बोलते हैं। आप इसको ऐसे समझ सकते हो जैसे ये न्यूक्लियस है और इसके गिर्द नंबर ऑफ शेल्स हैं और बाहर से एक इलेक्ट्रॉन ने आना है। बाहर जो इलेक्ट्रॉन गया था वो हाई एनर्जी पर था। अब जैसे वो आएगा तो वो एक स्पेसिफिक ऑर्बिट की एनर्जी लेकर ही उसमें रिवॉल्व कर सकता है, बाकी एक्स्ट्रा एनर्जी वो रिलीज कर देगा। इसीलिए जब भी इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो एनर्जी रिलीज होती है। अब आप ये देख सकते हैं, ये एग्जांपल जो आपके पास यहाँ पर दी गई है क्लोरीन की है। तो अब आपने इसमें इलेक्ट्रॉन को रिएक्टेंट साइड पर लिखना है क्योंकि ये ऐड हो रहे हैं, एडिशन की बात हो रही है। तो इलेक्ट्रॉन तभी ऐड हो सकता है जब न्यूक्लियस अट्रैक्शन शो करे। तो ये आप क्लोरीन की एग्जांपल देख सकते हैं जिसमें आपको एक अदद वैल्यू मिल रही है -349 किलो जॉल पर मोल। क्योंकि ये एनर्जी है इसलिए किलो जॉल पर मोल में इसकी भी यूनिट आ रही है और आयनाइजेशन में भी यही मामला था। नेगेटिव साइन हमें इंडिकेट कर रहा है कि एनर्जी रिलीज हो रही है, हमें देनी नहीं पड़ रही। ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो आयनाइजेशन का जो ट्रेंड था वो कौन सा प्रोसेस था? वो आपके पास आप एनर्जी दे रहे थे, वो एक एंडोथर्मिक प्रोसेस था, जबकि ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। अब क्लोरीन क्योंकि इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन अगर इसे मिल जाए तो ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करके स्टेबल हो सकता है और नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर सकता है। तो ये काम ये कैसे करता है कि ये इसमें आता है और एक्स्ट्रा एनर्जी खारिज कर देता है। लेकिन अब एटम आयन में कन्वर्ट हो जाएगा जिसे हम एनायन कहेंगे और उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। जितनी एनर्जी ये रिलीज कर रहा है वो इसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहलाएगी। इसी तरह आप केस ऑक्सीजन का भी ले सकते हैं जो हायर में जाएगा, हायर अफिनिटीज के अंदर। अब इसमें भी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होती है, सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होती है जिन्हें हम हायर इलेक्ट्रॉन अफिनिटीज कहते हैं। अब ऑक्सीजन की अगर आप वैलेंस शेल में देखें और ये दोनों नॉन मेटल्स हैं क्योंकि नॉन मेटल्स के पास एबिलिटी है इलेक्ट्रॉन लेने की एंड दे हैव गुड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बिहेवियर। तो इसके 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसे सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स दरकार हैं। अगर ये इसके पास आ जाएं तो ये ऑक्टेट कंप्लीट कर पाएगा और स्टेबल हो जाएगा। तो गैसियस स्टेट में ये ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन लेगा। जब ये एक इलेक्ट्रॉन लेता है तो -141 किलो जॉल पर मोल एनर्जी ये रिलीज करता है। अब बाहर से अब इलेक्ट्रॉन आ रहा है, पहली दफा आ रहा है, ये एटम न्यूट्रल है तो ये एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज कर रहा है। तो हम कहते हैं कि ये जो फिनोमेना है, ये जो प्रोसेस है, ये जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है, जो पहली इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है, ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि एनर्जी रिलीज हुई। लेकिन अगर आपने सेकंड इलेक्ट्रॉन को सिस्टम में लाना है क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन के बाद भी ये स्टेबल नहीं है, ये ऑक्टेट कंप्लीट नहीं कर रहा, ये नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन हासिल नहीं कर पाया। तो अब इसे स्टेबल होने के लिए मज़ीद एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब जब आपने फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो प्रोसेस आपका क्या कहलाएगा? फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो आपके पास यहाँ पर है वो कौन-सा प्रोसेस है जी? वो है जी थर्मिक प्रोसेस। लेकिन जब आप सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की बात करते हैं यानी आपके अब उस एलिमेंट में जो कि आयन में कन्वर्ट हो चुका है, सेकंड इलेक्ट्रॉन जब आप ऐड करेंगे तो ये सेकंड इलेक्ट्रॉन का सिस्टम में आना थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि पहले तो वो न्यूट्रल था तो इलेक्ट्रॉन आया आसानी से, वो ऐड हो गया न्यूक्लियस की गिरफ्त की वजह से। अब जब वो ऐड होगा तो न्यूक्लियस इस एटम पर पहले ही ये एक आयन है और इस पर नेगेटिव चार्ज मौजूद है। तो ये नेगेटिव और नेगेटिव की फोर्स ऑफ रिपल्शन की वजह से इसका आना इसमें मुश्किल है। तो हम बाहर से एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी देंगे जो इसकी फोर्स ऑफ रिपल्शन को ओवरकम करेगी तो ये सिस्टम में ऐड हो जाएगा। अब जबकि हम एनर्जी देंगे तो ये ऐड होगा, तो ये प्रोसेस एंडोथर्मिक है। अब एनर्जी एब्जॉर्ब करवानी पड़ रही है हमें, तो ज़्यादा एनर्जी देकर हमें काम करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं +844 किलो जॉल पर मोल एनर्जी देनी पड़ी जो ऑलमोस्ट 780 भी कुछ टेक्स्ट में आपको मिलती है। तो आप 844 किलो जॉल पर मोल एनर्जी आप देते हैं तो आपके पास इलेक्ट्रॉन सिस्टम में ऐड हो जाता है। अब ये O2 नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा जो आप इक्वेशन यहाँ पर देख सकते हैं। सो ये है जी हायर अफिनिटी का ट्रेंड। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वाई सेकेंड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज गिवन विद अ पॉजिटिव साइन कि इसके साथ पॉजिटिव साइन है और फर्स्ट के साथ नेगेटिव साइन है, तो आप एग्जांपल्स की वैल्यूज लिख कर साथ बताएंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है। फर्स्ट में तो आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जब आ रहा है तो एनर्जी रिलीज हो रही है। सेकंड में आपने देखा कि फोर्स ऑफ रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए हम बाहर से एनर्जी दे रहे हैं जिसकी वजह से ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस हो रहा है। अच्छा जी, अब फैक्टर्स की बात करें तो जो फैक्टर्स आपने आयनाइजेशन में पढ़े हैं सेम यहाँ पर वही फॉलो होंगे, ट्रेंड्स भी वही फॉलो होंगे, बस थोड़ी रीजनिंग का फर्क होगा। तो एटॉमिक रेडियस, न्यूक्लियर चार्ज और शील्डिंग इफेक्ट
इस पर ही इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डिपेंड करती है। इनका ट्रेंड कैसे होगा, ये वेरिएशन आपको यहाँ मिल रही है, और इस वेरिएशन के अंदर एक एम्बिगस बिहेवियर भी मौजूद है जो शॉर्ट क्वेश्चन का हिस्सा बन जाता है। वो अभी मैं आपको बताती हूँ, पहले हम ट्रेंड देख लेते हैं, उसके बाद हम इस हिस्से पर दोबारा आएंगे। तो आगे जो नेक्स्ट आप देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का ट्रेंड बिल्कुल आयनाइजेशन की तरह ही है। जिस तरह आयनाइजेशन आपके ग्रुप में उसकी वैल्यू कम हो रही थी और यहाँ पर उसकी वैल्यू बढ़ रही थी, सेम आपने यही काम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में भी देखना है, लेकिन इसका मतलब डिफरेंट होगा। मतलब कैसे डिफरेंट होगा कि आप डाउन द ग्रुप आप जाएं, अगर पीरियोडिक टेबल को देखें तो हम ये बात इसी पैराग्राफ के ट्रेंड्स को एक्सप्लेन करें। जैसे ये ऊपर पीरियड है और आपके पास साथ ही नीचे ग्रुप का भी जिक्र चल रहा है, तो इसके बाद कुछ एबनॉर्मल ट्रेंड्स भी हैं, हम इस पर वापस आएंगे इसको चेक करने के लिए। आप मजीद देखें तो ये वही ट्रेंड है जो भी मैंने डिस्कस किया है, सेम ट्रेंड है, बस तब्दीली क्या है, जैसे हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो हमने ये देखा एटॉमिक नंबर बढ़ता है, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा है, न्यूक्लियस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से फासला बढ़ रहा है, न्यूक्लियस की गिरफ्त उन पर कम हो रही है, एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, अब हमने पिछले ट्रेंड में पढ़ा आयनाइजेशन के हवाले से कि इलेक्ट्रॉन का रिमूव होना इजी था, यहाँ इलेक्ट्रॉन का ऐड होना इजी है या नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये आपने समझ लेना है, इसको आपने करेक्ट कर लेना है, तो आपको यहाँ से अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी कि हम इसे कैसे ठीक कर सकते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रॉन का रिमूव होना आसान है, लेकिन आप इसमें ये एक शिफ्टिंग करेंगे कि वो शिफ्टिंग आप कैसे करेंगे कि आपने यहाँ पर एक चीज़ मेंशन करनी है, लाइक वी हैव द ट्रेंड्स हेयर। सो हम इसको यहाँ से कह सकते हैं कि नॉर्मली आपने ये वाला जो ट्रेंड है यहाँ से कट कर देना है और यहाँ ट्रेंड आपने ऐड कर लेना है। इट इज़ नॉट ईजी, इट इज़ नॉट ईजी, क्योंकि ईजी क्यों नहीं है इलेक्ट्रॉन का ऐड होना, इलेक्ट्रॉन का अगर रिमूव होना आसान है तो ऐड होना आसान नहीं है, ये आप ट्रेंड यहाँ पे जो है मेंशन कर लेंगे, इट इज़ नॉट ईजी टू ऐड इलेक्ट्रॉन। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन का ऐड होना आसान क्यों नहीं है, उसकी वजह ये है कि हमारे पास न्यूक्लियस की गिरफ्त तो कम हो रही है, जब न्यूक्लियस की गिरफ्त कम हो रही है तो वो बाहर से आने वाले इलेक्ट्रॉन को एंटरटेन नहीं कर पाएगा, तो जब ईजी नहीं है इलेक्ट्रॉन का ऐड होना तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी यानी उसकी अट्रैक्शन बढ़ेगी तो नहीं, वो तो कम होगी। तो आयनाइजेशन और अफिनिटी का ट्रेंड सेम रहता है, दोनों डिग्रीज होती हैं, लेकिन मतलब का फर्क है। आयनाइजेशन में आप इलेक्ट्रॉन के रिमूव करने की बात करते हैं जो कि आसान हो रहा है, न्यूक्लियस की जितनी गिरफ्त कम होगी इलेक्ट्रॉन का निकालना आसान होगा, लेकिन ऐड करना मुश्किल होगा, कि एडिशन का ताल्लुक न्यूक्लियस की गिरफ्त से है जो कि यहाँ कम होती है। दूसरी तरफ हम आ जाएं तो पीरियड में हम देखते हैं, तो पीरियड में आपको क्या चीज़ देखने को मिलती है कि जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो पीरियोडिक टेबल में हमारे पास सबसे अहम चीज़ न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है। जब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा तो आपने एक और चीज़ यहाँ पे भी करेक्ट कर लेनी है, नंबर ऑफ शेल्स जो हैं वो सेम रहेंगे। नंबर ऑफ शेल्स क्योंकि एक मुतलका पीरियड में वो सेम रहते हैं, और जब नंबर ऑफ शेल्स सेम रहेंगे तो आप उसमें तब्दीली नहीं देखेंगे, तो शील्डिंग इफेक्ट भी तब्दील नहीं होगा। ये करेक्शन आप लोगों ने अपने पास नोट भी करनी है और ये ट्रेंड्स याद भी करने हैं, क्योंकि ये सेम ट्रेंड्स आपके पेपर में पूछे जाते हैं, एटॉमिक रेडियस के अंदर भी, आयनाइजेशन के अंदर भी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अंदर भी और इसमें भी। सो ये सेम रहता है, शील्डिंग इफेक्ट भी सेम रहेगा। तो डिस्टेंस ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम न्यूक्लियस वो क्या हो जाता है यहाँ पर, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, न्यूक्लियस खींच रहा है फोर्सफुली इलेक्ट्रॉन को, तो इलेक्ट्रॉन्स करीब करीब आ जाएंगे, तो डिस्टेंस कम हो जाएगा। क्यों डिस्टेंस कम हो रहा है, क्योंकि न्यूक्लियस की गिरफ्त बढ़ रही है, एटॉमिक रेडियस कम हो रहा है। अब तो इलेक्ट्रॉन का ऐड होना आसान है, क्यों, वजह ये है कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से इलेक्ट्रॉन आसानी से ऐड होगा। जब इलेक्ट्रॉन आसानी से ऐड होगा तो हम कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी यानी इलेक्ट्रॉन का आना बढ़ रहा है, तो ये ट्रेंड इंक्रीज करता है अलोंग पीरियड। लेकिन साथ ही साथ कुछ ऐसे ट्रेंड्स भी हैं जो आपको मिलेंगे, एम्बिगस मिलेंगे, जो एबनॉर्मल होंगे, वो आपके पास पूरा ट्रेंड फॉलो नहीं करेंगे। कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जैसे डाउन द ग्रुप, अगर आप देखें तो मैंने अभी बताया कि पीरियोडिक टेबल में अगर आप हैलोजेंस को देख लें, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यानी इन इसमें जाएं डाउन द ग्रुप, तो हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डिक्रीज करती है, जबकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्लोरीन से कम है, जबकि ये ज़्यादा होनी चाहिए, टॉप पर है ये, क्लोरीन की इससे कम होनी चाहिए, ऐसा है नहीं। इसमें एक एम्बिगुअस बिहेवियर है जो आपसे क्वेश्चन पूछा भी जाता है। उसकी वजह ये है कि इसका एक तो स्मॉल साइज है, दूसरा इसके वैलेंस शेल में
थिक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है। तो आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए बड़ा मसला है कि 2s में आपके पास s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, फिर p में भी इलेक्ट्रॉन्स की काउंटिंग देखें 7, तो ओवरऑल 7 इलेक्ट्रॉन्स इन दोनों में, 2s में और 2p में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिसकी वजह से इनकमिंग इलेक्ट्रॉन का आना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए इसकी एफिनिटी कम हो जाती है बनस्बत बाकियों के। तो ये आप एक ट्रेंड तैयार करेंगे। बाकी हमने यहाँ पर एक एबनॉर्मल बिहेवियर में देखना है जी, सेकेंड, फिफ्थ ग्रुप और एज ग्रुप का तो आपके पास अगर देखें तो ये एफिनिटी इसकी होती नहीं है। क्यों नहीं होती? क्योंकि ये सारी नोबल गैसेस हैं, इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, इन्हें कोई इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत नहीं है। सेकेंड ग्रुप के अंदर क्या मामला होता है? सेकेंड ग्रुप के अंदर ये मामला होता है कि अभी हमने पीछे भी डिस्कस किया कि इनके एस कंप्लीटली फिल्ड होते हैं, तो कंप्लीटली फिल्ड में इलेक्ट्रॉन आएगा नहीं, तो एफिनिटी कम हो जाएगी। फिफ्थ में भी यही वाला मामला है कि आप इलेक्ट्रॉन्स को नॉर्मली कम देखते हैं कि हमारे पास इजीली वो इलेक्ट्रॉन्स फिल नहीं होंगे, क्योंकि पी हाफ फिल्ड होता है, तो इलेक्ट्रॉन का फिल होना थोड़ा मुश्किल है। तो ये ट्रेंड्स आपके पास यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो आपने यहाँ से भी देखना है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेकेंड की एंडो क्यों है, या फर्स्ट एक्सो क्यों है, या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, उसकी एग्जांपल आप बताएं, या आपसे कोई भी ट्रेंड शॉर्ट में अलग पूछा जा सकता है, तो आप उसमें वैल्यूज के साथ बात करेंगे। अब ये क्वेश्चन यहाँ मैंने मेंशन भी किया है, इसकी आपको रीजन भी मिल जाएगी कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम क्यों है। तो आप यहाँ रीजन लिख सकते हैं कि इसके पास लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स थे, और ये थिक भी है और स्मॉल साइज है, आने वाले को रिपेल करेगा तो मुश्किल होगी, तो जब भी मुश्किल होगी तो एफिनिटी कम होगी। अब हम आते हैं लास्ट एरिया की तरफ, दैट इज अवर नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक ऐसी एटम की टेंडेंसी होती है जिसके तहत दो एटम जब बॉन्ड बना रहे होते हैं और उनके दरमियान जो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा होता है, उसमें डिपेंड करता है कि वो दोनों एटम्स कैसे हैं, किसकी ताकत ज्यादा है, किसकी ताकत कम है। ये टेंडेंसी है कि वो किस हद तक इलेक्ट्रॉन्स को जो उन्होंने शेयर किए हुए हैं अपनी तरफ खींच सकते हैं। अब ये टेंडेंसी एक जैसी भी हो सकती है खींचने की, और ये टेंडेंसी मुख्तलिफ भी हो सकती है, ये डिपेंड करेगा एटम्स की नौयत पर। अगर तो सिमिलर एटम्स होंगे, जैसे ये आप देख सकते हैं क्लोरीन एंड क्लोरीन, या हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, या फ्लोरीन एंड फ्लोरीन, या नाइट्रोजन नाइट्रोजन, तो सिमिलर एटम्स की जो इलेक्ट्रॉन को शेयर करने की सलाहियत है वो बिल्कुल एक जैसी होगी। जैसे इसमें इलेक्ट्रॉन जो शेयर हुए हैं, दो इलेक्ट्रॉन्स, एक क्लोरीन ने दिया एक दूसरे क्लोरीन ने दिया, तो बॉन्ड बना। अब इसमें इस क्लोरीन की जितनी ताकत है इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की, उतनी ताकत इसके पास भी है, तो सेम रहेगा यहाँ बिहेवियर। तो हम कहेंगे जी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पर 0 है, हम किसी एंड को पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं मानेंगे। लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट ज़्यादा आपके पास वहाँ देखने को मिलता है जहाँ सिस्टम नॉन पोलर नहीं बल्कि पोलर होता है। और पोलर कब होता है? जब हमारे पास एक एटम इलेक्ट्रॉन रिच होता है, वो खींच सकता है ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ, और एक एटम आपके पास दूसरे से डिफरेंट है और वो कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है, तो एक को हम पार्शियल पॉजिटिव कह देते हैं और दूसरे एंड को पार्शियल नेगेटिव एंड से कंसिडर करते हैं। ये वजह कैसे हम देख सकते हैं कि अगर एक लाइटर है और एक हैवियर एटम है, तो उन दोनों की ऑफ कोर्स ताकत एक जैसी नहीं होगी। जो हैवियर है वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा खींचेगा, इसलिए वो एंड नेगेटिव हो जाएगा और दूसरा एंड पॉजिटिव हो जाएगा। और ये तब मामला होता है जब हम डिफरेंट एटम्स की बात करते हैं, जब हम डिसिमिलर एटम्स की बात करते हैं, जो एटम्स एक जैसी नौयत नहीं रखते। सेम एटम्स में ये मामला नहीं होगा, सेम एटम्स में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 0 रहेगी, लेकिन जो सिमिलर एटम्स नहीं होंगे उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी और उसकी कुछ वैल्यूज होती हैं। उसका एक ट्रेंड होता है जो हम अभी आगे देखेंगे। पॉलिंग ने बेसिकली ये पूरा एक ट्रेंड दिया और उसने मुख्तलिफ एलिमेंट्स पर काम किया और डिफरेंट वैल्यूज हमें बताई, जिसमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट था हमारे पास फ्लोरीन। तो फ्लोरीन को एक स्टैंडर्ड मानकर उसने, ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये आपने जहन में रखना है, तो इसको स्टैंडर्ड मानकर उसने बाकी एलिमेंट्स की एक वैल्यूज़ निकाली और कंपैरिजन करके हमें बताया। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो टर्म है इसकी कोई यूनिट नहीं होती, हम दो चीज़ों को रिलेटिव लेकर चल रहे होते हैं, इसमें कोई यूनिट नहीं है। तो आप इसकी डेफिनेशन को देखेंगे, फिर सिमिलर और डिसिमिलर एटम्स को जहन में रखेंगे, फिर पॉलिंग का कॉन्सेप्ट देखेंगे कि उसने किसको एज अ स्टैंडर्ड लिया और बाकी एलिमेंट्स की एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ निकाली बॉन्ड लेंथ से। अब हम इसका वेरिएशन देखें तो इसका भी सेम वेरिएशन है कि ये भी बिल्कुल आयनाइजेशन और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की तरह जो ग्रुप में डिक्रीज होता है और पीरियड में इंक्रीज होता है। वजह वही आ जाएगी जो मैंने आपको पहले भी बताई, न्यूक्लियर चार्ज, क्योंकि यहाँ हम अट्रैक्शन की बात करें, इसकी अगर आप
डेफिनेशन को देखें तो ये एटम की वो टेंडेंसी है जिसमें वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचता है। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर ये होते हैं जो दो एटम्स के दरमियान में होते हैं, जहाँ बॉन्ड बनता है। तो न्यूक्लियर की गिरफ्त अगर ज़्यादा होगी, यानी न्यूक्लियर पावर ज़्यादा होगी, न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा, तो वहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, क्योंकि नीचे ये कम हो रही होती है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम होगी। और जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं पीरियड में, तो न्यूक्लियर गिरफ्त बढ़ती है, इसलिए हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ट्रेंड भी बढ़ता है। अब हम बॉन्डेड एटम्स को देखेंगे कि किस तरह की बॉन्डेड एटम्स में ये वाला मामला होता है। तो अभी आपको मैंने बताया था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है, वो हमें सिर्फ पोलर में मिलेगा। यहाँ पर ये डिफरेंस 0 होगा, क्योंकि दोनों की अगर पावर एक जैसी है तो आंसर 0 आएगा। लेकिन इस केस में आपको डिफरेंस मिलेगा क्योंकि ये सिमिलर एटम्स नहीं है। नॉन पोलर एटम्स में आपको डिफरेंस 0 नहीं मिलता। तमाम वो बॉन्ड्स जो सिमिलर एटम्स के दरमियान हैं, ठीक है, वो नॉन पोलर होते हैं, और तमाम वो बॉन्ड्स जो डिफरेंट एलिमेंट्स के दरमियान हैं वो पोलर होते हैं। और पोलर ही सिस्टम में इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज में बॉन्ड आयनिक और कोवेलेंट हो सकता है। ये डिपेंड करेगा डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर, कि दो एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क कितना है। अगर आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क आ रहा है 1.7 से ज़्यादा है, तो हम सिस्टम को आयनिक मानेंगे। अगर इससे कम है तो वो आपके पास नॉन पोलर सिस्टम कंसीडर होगा। तो इसी तरह अगर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है तो आप बॉन्ड आयनिक होगा, और अगर कम है तो बॉन्ड कोवेलेंट होगा। तो ये एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, जिससे हम किसी भी मॉलिक्यूल में मौजूद एटम्स के दरमियान पोलर या नॉन पोलर नेचर को एसेस कर सकते हैं। तो आपसे यहाँ पर क्वेश्चन कोई डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है या ट्रेंड मांगा जा सकता है कि ग्रुप और पीरियड में ट्रेंड बताएं। तो जो ट्रेंड्स आपने पीछे अभी पढ़े, अफिनिटी में भी और आयनाइजेशन में भी, आपने वही ट्रेंड फॉलो करने हैं आगे भी इसी केस के अंदर। अब कुछ एक्सरसाइज में जो रेलिवेंट क्वेश्चन चल रहे हैं वो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का ए और बी पार्ट, जिसमें आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की डेफिनेशन पूछी जा रही है। फिर ये क्वांटिटीज कैसे पीरियोडिक टेबल में चेंज होती हैं, कौन से फैक्टर्स हैं जो इनको वेरी कर रहे हैं। अभी वो फैक्टर्स हमने इसी ट्रेंड में पढ़े हैं, न्यूक्लियर चार्ज है, नेचर है ऑर्बिटल्स की, या इन शील्डिंग इफेक्ट है, ठीक है। तो ये सारे वो ट्रेंड्स हैं जो आपने देखने हैं। अच्छा, प्लस इसके साथ एटॉमिक रेडियस भी है। बी में जो आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इसके ट्रेंड्स क्या है, और ये कैसे बॉन्ड की स्ट्रेंथ को इफेक्ट करती है। तो अभी आपने देखा कि पोलर और नॉन पोलर नेचर हमें इसी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से पता चलती है, उनकी वैल्यू से पता चलती है कि अगर कोई बॉन्ड बहुत ज़्यादा पोलर है तो वो आयनिक बॉन्ड होगा, और कम है तो वो आपके पास कोवेलेंट नेचर रखेगा। तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ का बड़े आसानी से अंदाज़ा हम लगा सकते हैं। अच्छा, इसके साथ-साथ शॉर्ट क्वेश्चंस में आपके लिए सैंपल के तौर पर मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस मेंशन किए हैं। जैसे आयनाइजेशन एनर्जी का वेरिएशन अगर आप पीरियड में देखें या आपसे वो ग्रुप में पूछ ले, तो आप कोई भी आप सैंपल क्वेश्चन ज़हन में रखिएगा। इसी तरह अफिनिटी का ट्रेंड वो पूछ ले, अगर जनरल ट्रेंड डिस्कस करने को कहा गया तो ग्रुप में भी बताना पड़ेगा, पीरियड में भी बताना पड़ेगा। वरना अलग-अलग भी पूछा जाता है कि आप ग्रुप में बताएँ क्या चेंज है या पीरियड में बताएँ क्या चेंज है। या आपसे कोई डेफिनेशन और एग्जांपल इन तीनों टॉपिक्स में से डिमांड की जा सकती है। आज के लिए इतना ही। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी आ सकता है, आपसे शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक।